गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ग्लोबल एजुकेशन हब। ऑलरेडी हमने फाइनल अकाउंट के बहुत सारे एडजस्टमेंट प्रोवाइड कर दिए हैं हमारे वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन सारे वीडियोस को देख लीजिए, उनमें हमने बहुत सारे एडजस्टमेंट्स को डिस्कस किया है, राइट। जैसे बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड की एंट्री क्या होगी, बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड की एंट्री क्या होगी, डेटर की एंट्री, एफबीडी, एनआरडीडी, रिजर्व फॉर डिस्काउंट, अनरिकॉर्डेड सेल, अनरिकॉर्डेड परचेज, ऑल हिडन एडजस्टमेंट की एक सेपरेट वीडियो बनाई गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन सारे एडजस्टमेंट को आप देख लीजिए, ठीक है। आज हम लेके आए हैं कुछ ट्रायल बैलेंस के ऐसे एंट्रीज जो बच्चों को बहुत तकलीफ देते हैं, मतलब समझ में नहीं आता कि इसकी एंट्री क्या करें। तो आज उन सारे तकलीफों को हम दूर कर देंगे। शुरुआत करते हैं और एक एक करके एक एक एंट्री को समझते जाएंगे और थोड़ा सा लॉजिक और ट्रिक लगाएंगे ताकि एंट्रीज हमें अच्छे से समझ में आए और याद भी रहे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने ट्रायल बैलेंस बना रखा है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट भी बना रखा है, ठीक है। तो शुरुआत मैंने बताया था कि अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो कुछ एंट्रीज को आप पहले से लिख लीजिए, कुछ एंट्रीज को आप पहले से लिख लीजिए। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक, जब भी फाइनल अकाउंट स्टार्ट करते हैं तो ये एंट्री आप अगर पहले से लिख लेते हो तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता, ठीक है। क्या कहता है देखो, ये टू ओपनिंग स्टॉक पहले से लिख लेने का, टू परचेज पहले से, उसमें से परचेज रिटर्न क्या करते हैं माइनस, यहाँ पे बाय सेल्स पहले से लिख लो, उसके बाद माइनस कर लेंगे उसमें से सेल्स रिटर्न। और ये डेटर, ये बकायदा मैंने एक डेटर के स्टेप करके एक वीडियो बनाई है, उसमें इसकी कैसे एंट्री होने वाली है ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की है, आप देख लीजिए उसे, ठीक है। तो ये टू बैड डेट्स प्लस एफबीडी प्लस एनआरडी माइनस ओआरडी क्या होता है क्या नहीं होता है, ये मैंने सारे डिस्कस किए हैं, आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी एंट्रीज आप पहले से लिख के उसके बाद एंट्रीज को चालू कीजिए। तो कुछ देखिए यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ एंट्रीज रखी है जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि इसकी एंट्री क्या होगी। तो आज सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या किया होगा, देखो ट्रायल बैलेंस मैंने बना रखा है, मतलब जो चीजें चाहिए, जो चीजें एक्सप्लेन करनी है वही चीजें मैंने यहाँ पे रखी है। बाकी के सारे अब सैलरी सबको पता है, सैलरी कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, वेजेस कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, ये सारी चीजें हमको पता है पहले से, ठीक है। लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देती है, उन्हीं चीजों को मैंने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में लिया है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्या कहता है देखो, पहला एंट्री होता है वर्क मैनेजर सैलरी, वर्क मैनेजर। अच्छा याद करो, मैंने बताया था आपको कि ट्रेडिंग अकाउंट किससे रिलेट करता है, फैक्ट्री से, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट किससे रिलेट करता है, फैक्ट्री से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किससे रिलेट करता है सर, ऑफिस से, है ना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे ट्रेडिंग में चले जाएंगे और ऑफिस से रिलेटेड खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे। ये चीज मान रखो, ऑफिस से रिलेटेड प्लस प्लस, या फिर प्रॉफिट हुआ हो या फिर लॉस हुआ हो, तो ये एंट्री भी यहाँ पे आ जाएगी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक तो ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गए और या तो प्रॉफिट हुआ हो या तो लॉस हुआ हो, वो कहाँ पे आ जाएगी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलिए शुरू करते हैं। क्या कहता है, वर्क मैनेजर सैलरी, ठीक है, वर्क मैनेजर सैलरी। मुझे बताइए वर्क मैनेजर का क्या मतलब है, वर्क मैनेजर का मतलब है वर्कर का मैनेजर। वर्क मैनेजर का क्या मतलब है, वर्कर का मैनेजर। अब बताइए वर्कर का मतलब लेबर, लेबर का मतलब लेबर कहाँ पे काम करेगा, मुझे बताइए। फैक्ट्री में काम करेगा, अच्छे स्पेलिंग थोड़ी सी वाई लगाना मुझे, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए जो वर्क है, वर्क मैनेजर सैलरी, वर्क मतलब वर्कर, वर्कर का मैनेजर और उसको सैलरी दी जा रही है, वर्कर का मैनेजर उसको सैलरी दी जा रही है, ठीक है। तो मुझे बताइए वर्कर कहाँ पे काम कर रहा है, वर्कर कहाँ पे काम कर रहा है, वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है ना। ऑफिस में काम करेगा क्या वर्कर, नहीं ना। लेबर कहाँ पे काम करेगा, फैक्ट्री में काम करेगा। कहाँ पे काम करेगा, फैक्ट्री में। अगर लेबर फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसका मैनेजर उसके साथ में काम करेगा। लेबर अगर फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसका मैनेजर भी उसके साथ में काम करेगा। बात समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं। अगर वर्कर को वेजेस फैक्ट्री वाला देता है, वर्कर को वेजेस फैक्ट्री वाला देता है, तो वर्कर के मैनेजर को सैलरी भी कौन देगा, फैक्ट्री वाला ही देगा। कौन देगा, फैक्ट्री वाला ही देगा। इसका मतलब इसकी एंट्री कहां पे आ जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। हम यहां पे लिखेंगे टू वर्क मैनेजर सैलरी। अब बोलोगे सर सैलरी है, सैलरी तो प्रॉफिट एंड लॉस में जानी चाहिए थी। बिल्कुल जानी चाहिए थी ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सैलरी अगर है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जानी चाहिए थी। लेकिन जरा समझो चीजों को ना कि वर्क मैनेजर सैलरी बोला हुआ है, वर्क का मतलब क्या है, वर्कर, और वर्कर का मैनेजर वर्कर के साथ में काम करेगा। वर्कर का मैनेजर किसके साथ में काम करेगा, वर्कर के साथ में काम करेगा। अगर वर्कर को सैलरी फैक्ट्री वाला दे रहा है तो उसके मैनेजर को सैलरी कौन देगा, फैक्ट्री वाला ही देगा। बात समझ में। अगर वर्कर को वेजेस फैक्ट्री वाला दे रहा है तो फैक्ट्री के मैनेजर को भी सैलरी कौन देगा, फैक्ट्री वाला ही देगा। इसलिए इसकी एंट्री कहां पे आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। कितना है 5000। अच्छा देखो यहाँ पे डेबिट का अमाउंट लिख रखा है, तो हम इसका अमाउंट कहां पे लिखेंगे, डेबिट साइड में, आउटर कॉलम में, आउटर कॉलम में,
है ना, डेबिट साइड में एंट्री करेंगे आउटर कॉलम में। बात समझ में आया? एक बार फिर से आप समझो, नहीं समझा तो एक बार फिर से समझो। क्या कह रहा हूं मैं? वर्क मैनेजर सैलरी कह रहा है। अच्छा मुझे बताओ, क्या फैक्ट्री में सिर्फ लेबर ही काम करेगा? नहीं ना, उसका सुपरवाइजर भी काम करेगा, उसका फोरमैन भी काम करेगा, राइट? इसके अलावा उसका मैनेजर भी काम करेगा फैक्ट्री में। तो इन सारे लोगों का खर्चा, इन सारे लोगों का सैलरी कौन देगा? फैक्ट्री वाला देगा। सीधी सी बात है, बात समझ में आया? अगर वर्कर है तो उसका मैनेजर भी होगा, उसका सुपरवाइजर भी होगा। अगर वर्कर को सैलरी या वेजेस फैक्ट्री वाला देता है तो उसके मैनेजर को सैलरी और वेजेस भी फैक्ट्री वाला ही देगा। ऐसा समझ के चलो, ठीक है? ऐसा समझ के चलोगे तो कैसा है, एंट्री आपकी बहुत इजी होगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है? तो हमने बोला वर्कर का मैनेजर है तो वर्कर के मैनेजर को सैलरी कौन देगा? फैक्ट्री वाला, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्या बोलता है जरा देखेंगे, अनप्रोडक्टिव वेजेस। अनप्रोडक्टिव वेजेस, अच्छा वैसे तो ऐसे डायरेक्टली हम समझे अनप्रोडक्टिव वेजेस का मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अनप्रोडक्टिव वेजेस का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट, मतलब ऐसा वेजेस, ऐसा मजदूरी जो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए नहीं है। प्रोडक्टिव पर्पस मतलब प्रोडक्शन करने के लिए। प्रोडक्टिव पर्पस मतलब का क्या है यहाँ पे? प्रोडक्शन करने के लिए। अगर प्रोडक्शन करने के लिए वेजेस दिया गया होता तो ट्रेडिंग में आ जाता। अगर प्रोडक्शन कहां पे हो रहा है? सर फैक्ट्री में हो रहा है। प्रोडक्शन कहां पे हो रहा है? सर फैक्ट्री में हो रहा है। अगर प्रोडक्शन के लिए वेजेस दिया गया होता, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए वेजेस दिया गया होता तो उसकी एंट्री कहां पे होती? फैक्ट्री में, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आ जाती। लेकिन लिखा क्या है? लिखा है अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव वेजेस है ये। अनप्रोडक्टिव का क्या मतलब है यहाँ पे? कि यहाँ पे प्रोडक्टिव पर्पस के लिए वेजेस नहीं दिया गया है, अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए वेजेस दिया गया है। मतलब प्रोडक्शन पर्पस के लिए नहीं दिया गया है, अनप्रोडक्शन पर्पस के लिए। तो अनप्रोडक्शन पर्पस क्या हो जाएगा? जैसे सेल करने के लिए हमने सेल्समैन को कमीशन दे दिया, राइट? या फिर वेजेस दे दिया सेल्स करने के लिए, है ना? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फैक्ट्री में आएगा ही, क्योंकि सेल्स प्रोडक्शन के बाद होता है। सेल्स कब होता है? प्रोडक्शन के बाद। अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा रहेगा तो ट्रेडिंग में आ जाएगा, लेकिन अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा नहीं है तो कहां पे आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। इसका मतलब ऑफिस रिलेटेड खर्चा है तो कहां पे आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। इसका मतलब ये क्या है हमारा? अच्छा इसको थोड़ा सा ट्रिकी लेके चलते हैं। अनप्रोडक्टिव वेजेस, ऐसा ट्रिकी लेके चलते हैं कि अनप्रोडक्टिव वेजेस बोला हुआ है, इसका मतलब काम नहीं किया फिर भी वेजेस दिया। देखो ना, ऐसा समझ के चलो ना कि अनप्रोडक्टिव वेजेस दिया है। अनप्रोडक्टिव का क्या मतलब है? कि काम नहीं किया फिर भी वेजेस दिया, काम नहीं किया फिर भी वेजेस दिया। मैं कह रहा हूं अनप्रोडक्टिव वेजेस दिया है, इसका मतलब काम नहीं किया फिर भी वेजेस देना पड़ा। अच्छा मुझे बताओ कि काम नहीं किया व्यक्ति ने और हमने उसे वेजेस दिया तो ये हमारे लिए फायदा होगा या नुकसान होगा? सर नुकसान होगा, क्योंकि वो बिना काम का वेजेस ले जा रहा है। बिना काम का वेजेस ले जा रहा है, इसका मतलब हमारा क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। नुकसान मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। देखो नुकसान हो रहा है, इसका मतलब लॉस, और लॉस की एंट्री कहां पे होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में अमाउंट दिया है, इसकी एंट्री कहां पे हो जाएगी? डेबिट में। क्या लिखा हुआ है? अनप्रोडक्टिव वेजेस। अनप्रोडक्टिव वेजेस कितना दिया हुआ? 1000 डेबिट में दिया, इसलिए डेबिट में हमने लिख लिया। डेबिट में दिया इसलिए हमने कहां पे लिख लिया? डेबिट में। ऐसे ट्रिकी से भी लेके समझ सकते हो आप कि अनप्रोडक्टिव वेजेस दिया, इसका मतलब काम नहीं किया फिर भी वेजेस देना पड़ा, और काम नहीं किया फिर भी वेजेस देना पड़ा, मतलब हमारा क्या हो गया? नुकसान हो गया। और नुकसान की एंट्री कहां पे करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नुकसान की एंट्री हम कहां करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इस साइड में, डेबिट साइड में। अच्छा उसके बाद क्या है? देखो प्रोडक्टिव वेजेस। उसके बाद क्या है? प्रोडक्टिव मतलब काम किया तब वेजेस दिया, काम किया तब वेजेस दिया, काम किया तब वेजेस दिया। और अगर फैक्ट्री में काम किया देखो ना, प्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन के लिए कोई वेजेस दिया गया है तो कहां पे आ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। इन दोनों में ही कंफ्यूजन होता है ना? अनप्रोडक्टिव कहां पे जाएगा? प्रोडक्टिव कहां पे जाएगा? तो ऐसा समझ के सुनो ना, अनप्रोडक्टिव मतलब काम नहीं किया फिर भी वेजेस दिया, मतलब नुकसान हुआ। नुकसान हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस में एंट्री आएगी। काम किया, प्रोडक्टिव वेजेस मतलब काम किया तब वेजेस दिया, काम किया तब वेजेस दिया। तो काम कहां पे किया? सर फैक्ट्री में काम किया। वेजेस किसको मिलता है? मजदूर को, मजदूरी होता है वेजेस। और वेजेस किसको मिलता है? मजदूर को। मजदूर कहां पे काम करेगा? फैक्ट्री में। और अगर काम किया है तो वेजेस दे रहा है तो उसका खर्चा भी कौन उठाएगा? फैक्ट्री वाला ही उठाएगा। तो यहां पे आ जाएगा हमारा प्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव वेजेस कितना है? प्रोडक्टिव वेजेस 3000, सीधा आउटर कॉलम में लिख रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, यहाँ पे प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ट्रिक से समझोगे, कॉन्सेप्ट से समझोगे तो सारा कंफ्यूजन क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। जरा समझते चलते हैं क्या कह रहा है। देखो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। अच्छा यहाँ पे देखो ना कंट्रीब्यूशन लिखा है, क्या लिखा है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? कलेक्शन। कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? कलेक्शन। अब मुझे बताइए पैसा, प्रोविडेंट फंड का पैसा
कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रोविडेंट फंड का पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, तो ये कलेक्शन कौन करेगा? फैक्ट्री वाला करेगा या ऑफिस वाला? अच्छा मुझे बताओ ना, फैक्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्शन का काम। तो यहाँ पे फैक्ट्री में क्या होगा? प्रोडक्शन के अलावा कुछ होगा क्या? नहीं होगा ना। तो यहाँ पे फैक्ट्री में सिर्फ प्रोडक्शन होगा। तो मुझे बताओ ये कलेक्शन वाला काम कौन करेगा? ऑफिस का, है ना। ऑफिस के जो एम्प्लॉई वो करेंगे, प्रोविडेंट फंड को कलेक्ट करने का, कंट्रीब्यूट करने का काम कौन करेंगे? ऑफिस वाले करेंगे। ये मैं ट्रिक से समझा रहा हूँ, ये मैं कैसे समझा रहा हूँ, ट्रिक से ऐसे समझ सकते हो। ऐसे ट्रिक से समझ के करोगे तो एंट्री हम कैसा भूला नहीं जाएगा और परफेक्ट एंट्री मार के आओगे। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो कंट्रीब्यूशन बोला है, कंट्रीब्यूशन बोला है। इतना तो पागल नहीं रहोगे कि कंट्रीब्यूशन का मतलब नहीं समझो। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कलेक्शन। कलेक्शन का काम कौन करेगा? फैक्ट्री वाला कि ऑफिस वाला? सर ऑफिस वाला करेगा। इसलिए एंट्री कहां पे आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम हो रहा है, तो प्रोडक्शन के अलावा जो भी काम है कौन करेगा? ऑफिस वाला। और ऑफिस किससे रिलेट करता है? प्रॉफिट एंड लॉस से, इसलिए इसकी एंट्री कहां पे आ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। सर डेबिट साइड में क्यों? अरे डेबिट में तो दे रखा है अमाउंट। अरे मूर्ख, देखो ना डेबिट में तो दे रहा है अमाउंट, तो कहां पे लिख लेंगे इसको? डेबिट में। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन कितना अमाउंट दे रखा है? 2000, तो हमने यहाँ पे 2000 लिख लिया। बात समझ में आया? देखो ऐसे समझ के चलोगे तो कैसा है, आपकी एंट्री परफेक्ट जाएगी और रॉन्ग होने के चांसेस कम होंगे। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है? प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड नेक्स्ट क्या बोला हुआ है? प्रोविडेंट फंड। अच्छा प्रोविडेंट फंड क्या होता है? इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं पीएफ। हम इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीएफ। क्या होता है प्रोविडेंट फंड? पहले उसको समझते हैं। ठीक है, प्रोविडेंट फंड नथिंग बट एक आपके सैलरी में से, एक एम्प्लॉय होता है उसके सैलरी में से हर महीने कुछ पैसे काट लिए जाते हैं कंपनी के द्वारा, है ना। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? ऐसा अमाउंट जो आपके एम्प्लॉय के सैलरी में से कुछ अमाउंट काट लिए जाते हैं हर महीने, और उस पैसे को कंपनी अपने पास सेफ रखती है। उन पैसों को कंपनी क्या करती है? अपने पास सेफ रखती है। और जब एम्प्लॉय बिजनेस को या एम्प्लॉयमेंट को छोड़ के जाता है तो उन सारे पैसों को कंपनी क्या कर देती है? लौटा देती है। तो मुझे बताओ ये जो प्रोविडेंट फंड कंपनी ने क्या किया? पैसे निकाले सैलरी से। कंपनी ने क्या किया? एम्प्लॉय के सैलरी से पैसे निकाले और अपने पास रखे हैं। क्या ये लौटाएंगे? नहीं लौटाएंगे ना, आज नहीं तो कल लौटाएंगे। और अगर ले रखे इन्होंने सैलरी में से काट के ले रखे और कंपनी को लौटाना है, और लौटाना है इसका मतलब कंपनी के ऊपर क्या है? कर्जा है। लौटाना है इसका मतलब कंपनी के ऊपर क्या है? कर्जा है ना। बात को समझो ना, क्या कह रहा है? देखो प्रोविडेंट फंड का क्या मतलब है? मैंने बोला कि सैलरी में से कुछ पैसा हर महीने कंपनी काट के अपने पास रखती है, डिडक्ट करके अपने पास रखती है, और जब फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट छोड़ के जाता है तो उन पैसों को कंपनी लौटा देती है। क्या करती है? लौटा देती है। बात समझ में आया? तो अब बताओ कंपनी को वो पैसा अभी तो काट लिया कंपनी ने, अभी तो पैसा काट लिया, लेकिन फ्यूचर में तो लौटाना है ना। और लौटाना इसका मतलब फ्यूचर में कंपनी के ऊपर क्या हो जाएगा? कर्जा। और कर्जे की गिनती कहां पे करेंगे हम? ये क्या लायबिलिटी का मतलब दायित्व तो लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? दायित्व। दायित्व मतलब पूरा करना पड़ेगा, मतलब कंपनी को पूरा क्या करना पड़ेगा? क्या पूरा करना पड़ेगा? जो कंपनी ने पैसा काट रखा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। इसलिए इसकी एंट्री कहां पे आ जाएगी? लायबिलिटी साइड में। प्रोविडेंट फंड, है ना। प्रोविडेंट फंड कितना दिया हुआ है? 20,000। तो 20,000 हमने यहाँ पे लिख लिया। अच्छा देखो ना, इसका अमाउंट कहाँ पे दे रखा है? क्रेडिट में। देखो ना इसका अमाउंट कहाँ पे दे रखा है? क्रेडिट में। तो देखो ये हमारा अकाउंट है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। ये भी हमारा अकाउंट है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। लेकिन हमारा बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता। बैलेंस शीट एक तरह का स्टेटमेंट होता है। बैलेंस शीट एक तरह का स्टेटमेंट होता है। बता दूं क्या इसका मतलब? देखो बैलेंस शीट क्या है? एक तरह का स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट क्या है? एक तरह का स्टेटमेंट है जो क्या करता है? जो आपके कंपनी के बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है ना। बैलेंस शीट एक तरह का स्टेटमेंट है जो क्या करता है? आपके या बिजनेस के या किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करता है? शो करता है। दैट इज कॉल्ड अ बैलेंस शीट। ठीक है, अब बैलेंस शीट में ये अकाउंट नहीं है, ये अकाउंट नहीं, फिर भी इसमें डेबिट क्रेडिट होता है, लेकिन लिखा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि एक स्टेटमेंट है, इसलिए इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा जाता। लेकिन डेबिट क्रेडिट होता है, बिल्कुल होता है। और कैसा होता है? देखो ये जो है ना, ये साइड होता है डेबिट, और लायबिलिटी साइड क्या होता है? क्रेडिट, है ना। एसेट साइड क्या होता है? डेबिट, लायबिलिटी साइड क्या होता है? क्रेडिट। लेकिन लिखा नहीं जाता। लिखा क्यों नहीं जाता? लिखा इसलिए नहीं जाता क्योंकि ये एक तरह का स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट पे डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा जाता। अब देखो ना, यहाँ पे प्रोविडेंट फंड का अमाउंट कहाँ पे दे रखा है? सर क्रेडिट में दे रखा है। कहाँ पे दे रखा है? क्रेडिट में दे रखा है। मुझे बताओ ना, बैलेंस शीट का क्रेडिट साइड कौन सा? यही तो है। बैलेंस शीट का क्रेडिट साइड कौन सा? यही तो है। तो यही तो एंट्री मार रहे हैं हम, यही तो एंट्री मार रहे हैं हम। बात समझ में आया? गलत नहीं जाएगी एंट्री आपकी। चीजों को समझ के चलो, और टिक से थोड़ा लगाओगे तो और समझ में आएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोला हुआ है वो चीजों को समझते हैं। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट
क्या बोल रखा है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। अब जरा समझो, कह रहा हूं मैं कि कंपनी ने ये प्रोविडेंट फंड का पैसा काटा, ऊपर देखो ना ये पैसा काटा, अच्छा सेम अमाउंट नहीं है तो बात अलग है, मैं खाली ऐसे जनरली अमाउंट ले लिया हूं, ठीक है। तो क्या बोल रखा है देखो, प्रोविडेंट फंड, और यहाँ पे लिखा है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। तो कंपनी ने क्या किया, आपके सैलरी में से कुछ पैसा हर महीने काटा, अपने पास रखा, किस तौर पे, प्रोविडेंट फंड के तौर पे। अब बताओ मुझे, कंपनी अपने पास रख के उस पैसे को सड़ाएगी क्या, नहीं ना। कंपनी अपने पास रख के उस पैसे को खराब करेगी क्या, नहीं ना। कंपनी चालाक होती है, चतुर होती है। आपके इन पैसों को कंपनी क्या करती है, ये जो प्रोविडेंट फंड का पैसा कंपनी ने काट लिया, उन पैसों को कंपनी क्या करती है, किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर देती है, किसी और कंपनी में उन्हीं पैसों को क्या कर देती है, कंपनी इन्वेस्ट कर देती है। और इन्वेस्ट करने के बाद कंपनी को कुछ पैसे मिलते हैं, कुछ इनकम जनरेट होता है कंपनी के लिए। लेकिन ठीक है, वो बात की बात, वो बाद में देखेंगे हम लोग। तो मुझे बताओ, ये प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है, कंपनी ने क्या किया, आपके पैसों को काटा और कहीं पे निवेश कर दिया, कहीं और जाके इन्वेस्ट कर दिया, तो कंपनी के लिए वो पैसा क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी, इन्वेस्टमेंट किया है। आज नहीं तो कल वो पैसा कंपनी को रिटर्न मिलेगा, खर्चा नहीं हुआ है कंपनी का, ना ना, ये कंपनी का खर्चा नहीं है कि डेबिट पे दे दिया सर प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट तो खर्चा है ना, बिल्कुल ना। क्या कहता है, ये पैसा कंपनी ने क्या किया, कहीं पे निवेश कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल वो पैसा कंपनी को वापस मिलेगा। इसलिए कंपनी का क्या कहलाता है, एसेट्स कहलाता है, कि कंपनी ने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। और इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए क्या होगा, बिजनेस के लिए क्या होगा, कंपनी कह लो, बिजनेस कह लो, पार्टनरशिप फर्म कह लो, अलग अलग तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन्वेस्टमेंट अगर बिजनेस ने किया है तो क्या होगा, बिजनेस के लिए एक तरह का एसेट्स होगा, संपत्ति होगा। कितना है वो, प्रोविडेंट फंड है ना, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है, ये याद रखो। प्रोविडेंट फंड नहीं है, प्रोविडेंट फंड नहीं है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है, मतलब उस पैसे को कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिया, तो कंपनी के लिए वो क्या हो जाएगा, एसेट्स। कंपनी के लिए वो क्या हो जाएगा, एसेट्स। ऐसे भी याद रख सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो, जिसके लास्ट में अगर फंड दिखा, जिसके लास्ट में अगर फंड दिखा वो एसेट, लायबिलिटी होता है। जिसके लास्ट में फंड दिखा वो क्या होता है, लायबिलिटी। देखो इसके लास्ट में फंड है क्या, इसके लास्ट में इन्वेस्टमेंट है, इसके लास्ट में क्या है, इन्वेस्टमेंट है, इसलिए वो क्या है, एसेट्स। और जिसके लास्ट में फंड रहेगा वो क्या होगा, लायबिलिटी। अगर आपने एनपीओ पढ़ा होगा तो देखो प्राइस फंड आता है, क्या आता है, प्राइस फंड। तो लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है, फंड है, फंड है तो क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। देखो ना एनपीओ में बिल्डिंग फंड आता है, क्या आता है, बिल्डिंग फंड। एनपीओ में क्या आता है, बिल्डिंग फंड। तो लास्ट में क्या लगा है, फंड लगा है, तो भी क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, जब हम एनपीओ चालू करेंगे तो उसमें हम इन चीजों को अच्छे से समझेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या बोला हुआ है, वेयर हाउस रेंट। अब इसमें कंफ्यूजन होता है, वेयर हाउस रेंट गलती से कहां पे डाल देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा भाई साहब, ये वेयर हाउस रेंट कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी मैं समझाऊंगा ना क्यों जाएगा, अभी मैं समझाऊंगा क्यों जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। कितना है वेयर हाउस रेंट, 3000, तो लिख लिया हमने 3000। अच्छा डेबिट में दिया था इसलिए अमाउंट कहां पे लिख लिया, डेबिट में। अच्छा मुझे बताओ, वेयर हाउस, दो तरह के वेयर हाउस, अगर उसी पढ़े होंगे तो बहुत सारे वेयर हाउस, ऐसा नहीं है, लेकिन हम अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दो तरह के वेयर हाउस को समझेंगे। देखिए वेयर हाउस में क्या रखा जाता है, सब वो जो भी गुड्स है, जो भी माल है वो कहां पे रखा जाता है, जो भी माल है, जो भी गुड्स, वो कहां पे रखा जाता है, वेयर हाउस में रखा जाता है, गोडाउन में रखा जाता है। ठीक है ना। अब बताओ कौन सा माल गोडाउन में रखा जाएगा, प्रोड्यूस किया हुआ या प्रोडक्शन से पहले, प्रोड्यूस किया हुआ या प्रोडक्शन से पहले, सर दोनों तो रखा जाता है। अरे प्रोड्यूस किया हुआ भी गोडाउन में रखा जाता है और प्रोडक्शन से पहले वाला भी गोडाउन में रखा जाता है, दैट इज रॉ मटेरियल। लेकिन जरा एक चीज को ध्यान दो, अगर फैक्ट्री वेयर हाउस बोला, क्या बोला, फैक्ट्री वेयर हाउस, अगर फैक्ट्री वेयर हाउस बोला तो कहां पे आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्यों, क्योंकि फैक्ट्री के रॉ मटेरियल वहां पे रखे गए। ऐसा वेयर हाउस जहां पे फैक्ट्री के रॉ मटेरियल रखे जाए, कच्चे माल रखे जाए, वो कहलाता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा। वो हमारा क्या होता है, ट्रेडिंग फैक्ट्री का खर्चा होता है। फैक्ट्री वेयर हाउस अगर रेंट बोला हुआ है, फैक्ट्री वेयर हाउस रेंट बोला हुआ है, तो एंट्री कहां पे जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। क्यों, क्योंकि वो फैक्ट्री का खर्चा होगा, वो वेयर हाउस का रेंट क्या होगा, फैक्ट्री का खर्चा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला हुआ है, सिर्फ वेयर हाउस रेंट, सिर्फ वेयर हाउस रेंट बोला है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा माल रखा जाएगा, यहाँ पे प्रोड्यूस किया हुआ माल रखा जाएगा। प्रोड्यूस किया हुआ मतलब प्रोडक्शन के बाद का माल कहां पे रखा जाएगा, इस वाले वेयर हाउस में, सिर्फ जिसमें वेयर हाउस रेंट लिखा हो। तो ये जो वेयर हाउस रेंट है ये प्रोडक्शन के बाद का खर्चा है। देखो ना, प्रोडक्शन कर दिया, प्रोडक्शन करने के बाद जो माल हुआ वो माल कहां पे रखा गया, वेयर हाउस में, तो प्रोडक्शन के बाद का है।
प्रोडक्शन के बाद का माल कहां पे रखा गया है, वेयर हाउस में, और उसके ऊपर क्या दिया जा रहा है, रेंट। तो प्रोडक्शन के बाद का खर्चा कौन देता है, ऑफिस वाला। भाई प्रोडक्शन के दौरान जो भी खर्चा हो रहा है उसका खर्चा कौन देगा, फैक्ट्री वाला, लेकिन प्रोडक्शन के बाद का जो भी खर्चा है उसका खर्चा कौन देगा, ऑफिस वाला। इसलिए इसकी एंट्री कहां पे आ जाएगी, वेयर हाउस रेंट की एंट्री आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। परंतु किंतु जरा समझो कि अगर फैक्ट्री वेयर हाउस रेंट बोला होता तो ये सीधा सीधा कह रहा है कि फैक्ट्री का खर्चा है, तो एंट्री कहां पे आती, ट्रेडिंग अकाउंट में। बात को समझे, आई बात समझ में, नहीं समझ में आई, एक बार वापस से रिपीट करो, रिवाइंड करके देखो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। फिर से एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। फिर भी क्या कह रहा हूं कि अगर फैक्ट्री वेयर हाउस बोला है, फैक्ट्री वेयर हाउस रेंट बोला हुआ है, तो ये फैक्ट्री का खर्चा होगा और उसमें रॉ मटेरियल रखा जाएगा, तो उसका खर्चा कौन देगा, फैक्ट्री वाला। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वेयर हाउस रेंट बोला है, इसका मतलब इसमें कौन सा गुड्स रखा जाएगा, आफ्टर प्रोडक्शन करने के बाद का गुड्स। तो प्रोडक्शन हो गया ना, अगर प्रोडक्शन से होता तो एंट्री कौन देता, सॉरी खर्चा कौन देता, फैक्ट्री वाला। लेकिन प्रोडक्शन के बाद का खर्चा है ना, तो खर्चा कौन देगा, ऑफिस वाला। बात समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोला हुआ है। अच्छा ये वाली चीज देखो, इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट कह रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट। ये देखो ना, यहां पे हमने पीएफ इन्वेस्टमेंट किया, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट किया है हमने 5000 का। तो कंपनी ने ये इन्वेस्टमेंट क्यों किया होगा भाई, जाहिर सी बात है कुछ पैसे कमाने की। परंतु किंतु जरा समझो कि अगर कंपनी ने आपका पैसा, ये प्रोविडेंट फंड का पैसा कंपनी ने कहीं पे निवेश किया है, कहीं पे इन्वेस्ट किया है, जो उस पे इनकम आती है वो कंपनी की इनकम नहीं होती, जो उस पे इनकम, जो भी इंटरेस्ट आती है, इनकम नहीं इंटरेस्ट, है ना। जो भी कंपनी ने प्रोविडेंट फंड किया है, जो भी कंपनी ने प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट किया है, उस पे जो भी इंटरेस्ट आएगा वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इनकम नहीं होता, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इनकम नहीं होता। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को वो पैसा भी लौटाना होता है। जब भी आप देखो प्रोविडेंट फंड का पैसा आपके हिस्से से कटता है, तो जितना भी आपके हिस्से से कटा है, जितना भी आपके सैलरी से कटा है, आपको उससे ज्यादा मिलता है, आपको उससे ज्यादा मिलता है। तो ये ज्यादा क्यों मिलता है, क्योंकि कंपनी ने उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, और इन्वेस्टमेंट से कंपनी को या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इंटरेस्ट जनरेट हुआ है। तो वो इंटरेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इनकम नहीं होता, वो इंटरेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इनकम नहीं होता, वो भी कंपनी का क्या होता है, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, दायित्व, और वो भी कंपनी को चुकाना पड़ता है ना। जैसे 5000 का इन्वेस्टमेंट किया है, उस पे इंटरेस्ट मिला है, और कंपनी ने भाई किसी के सैलरी से पैसा काट रखा है, तो कंपनी उसको रिटर्न देगी, लेकिन जितना काटा है उससे ज्यादा रिटर्न देगी, बिकॉज कंपनी ने या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने उस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कमाया, और इंटरेस्ट के साथ में कंपनी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उस प्रोविडेंट फंड को लौटाएगी। इसलिए ये जो इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड है, ये जो इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट क्या बोला मैंने कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, दायित्व होता है ना। वो एम्प्लॉय के सैलरी में से डिडक्ट किया जाता है, जो प्रोविडेंट फंड, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसे इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्ट करने के बाद उस पैसे पे कुछ इंटरेस्ट कमाती है, तो बिजनेस के लिए वो इनकम नहीं होता, क्योंकि वो इंटरेस्ट के साथ में प्रोविडेंट फंड को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लौटाना होता है। इसलिए वो कहां पे आ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट कितना, 2500। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है देखते हैं जरा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये देखो, ये इन्वेस्टमेंट अलग है, वो इन्वेस्टमेंट अलग है, वो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट था, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। तो इसका मतलब क्या है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय के पैसे को, एम्प्लॉय का जो प्रोविडेंट फंड था उसको इन्वेस्ट कर रही थी। परंतु यहाँ पे अलग चीज है, यहाँ पे क्या कहता है देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पे खुद का पैसा इन्वेस्ट किया है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे खुद का पैसा इन्वेस्ट किया है। और खुद का पैसा अगर हम इन्वेस्ट करके पैसे कमाते हैं, खुद का पैसा इन्वेस्ट करके अगर हम पैसे कमाते हैं, तो हमारे लिए क्या होता है, इनकम होता है। खुद का पैसा अगर हमने इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमाया, तो हमारे लिए क्या होगा, इनकम। और इनकम की एंट्री कहां पे होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे लिख लिया हमने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना, 2500। तो लिख लिया हमने यहाँ पे 2500, लिख लिया हमने यहाँ पे 2500। देखो ये इंटरेस्ट में और ये इंटरेस्ट में फर्क है, ये पीएफ पे इन्वेस्टमेंट, पीएफ पे इंटरेस्ट मिला था, ये पीएफ पे इंटरेस्ट मिला था, इसलिए दायित्व था, लायबिलिटी लौटाना था, इसलिए लायबिलिटी में। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट, हमारे खुद के पैसे पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हमारे लिए इनकम होगा, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्या बोला हुआ है देखो, ट्रेड एक्सपेंसेस एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस में बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा। ट्रेड एक्सपेंसेस क्या होता है, देखो ट्रेड एक्सपेंसेस क्या होता है भाई, ट्रेडिंग पर्पस के लिए जो खर्चे लगे,
ट्रेडिंग पर्पस के लिए जो खर्चे लगे उसे क्या कहते हैं? ट्रेड एक्सपेंसेस। लेन देन करने के लिए जो खर्चे लगे उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेड एक्सपेंसेस। ठीक है ना। और लेन देन कहां पे? फैक्ट्री में भी हो सकता है, ऑफिस में भी हो सकता है। लेन देन कहां पे हो सकता है? फैक्ट्री में भी हो सकता है, ऑफिस में भी हो सकता है। तो डाले कहां सर इसको डाले कहां पे? ट्रेड एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग में डाले या प्रॉफिट एंड लॉस में डाले? तो देखो ना, चीज बता रहा हूं ना, देखो ना क्या कह रहा हूं। अगर ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ, मैं लिख देता हूं यहां पे के साथ ऐसे लिखते ना था, हाँ के साथ, ठीक है। ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ अगर सन्ड्री एक्सपेंसेस, अगर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अगर जनरल एक्सपेंसेस, अगर ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है, अगर ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ, मतलब ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ में अगर इनमें से कोई भी एक्सपेंसेस अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ में, तो इनकी एंट्री, इनकी जो एंट्री है ना, इनकी एंट्री तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगी। इन सब की एंट्री कहां पे जाएगी? ये जो सन्ड्री एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, इन सब की एंट्री कहां पे जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन अगर ट्रेड एक्सपेंसेस साथ में ये सारे दिए हुए ना, तो ट्रेड एक्सपेंसेस कहां पे चले जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेड एक्सपेंसेस की एंट्री कहां पे जाएगी वो समझा रहा हूं। अगर ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ में इनमें से कोई भी एक्सपेंसेस दिया हो, सन्ड्री एक्सपेंसेस, मिसलेनियस, जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस अगर दिया हो, तो ये कहां पे चले जाएंगे? ट्रेड एक्सपेंसेस कहां पे चले जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। चेक करते हैं ना, चेक करते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ में इसमें से कोई दिया है क्या? तो चेक करो, देखो ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ में दिया हुआ है, ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ में ये दिया हुआ है सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो ट्रेड एक्सपेंसेस कहां पे चले जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेड एक्सपेंसेस चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना है ट्रेड एक्सपेंसेस? 2000 रुपए। कितना है? 2000 रुपए, ठीक है। तो सर अगर आपने कहा कि ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ में अगर ये दिए हैं तो ट्रेड एक्सपेंसेस कहां पे चले जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर ना दिए हो तो, अगर इनमें से कोई ना दिया हो, सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस दिया हो तो, अरे सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस दिया हो तो कहां पे चले जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना। इसका क्या मतलब समझेंगे हम लोग कि ट्रेड एक्सपेंसेस अकेला दिया है इसका मतलब ऑफिस में लेन देन किया गया है। अगर ट्रेड एक्सपेंसेस अकेला दिया है इसका मतलब ऑफिस में लेन देन किया गया है, तो ये ट्रेड एक्सपेंसेस कहां पे चले जाएगा? ऑफिस में। लेकिन अगर ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ में इनमें से कोई भी खर्चा दिया हुआ तो इसका हम क्या मतलब समझेंगे कि ट्रेड एक्सपेंसेस किसके लिए दिया गया है? ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, है ना, ट्रेडिंग पर्पस के लिए, मतलब माल लेने देने का खर्चा, तो ये कहां पे चले जाएगा? ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर से बता रहा हूं, ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ में इनमें से कोई भी दिया हो ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में, अगर ट्रेड एक्सपेंसेस अकेला दिया हो तो प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं चीजों को। नेक्स्ट क्या होगा? देखो सन्ड्री एक्सपेंस, अभी तो बताया हमने, वो चारों की एंट्री कहां पे आती है? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये सन्ड्री एक्सपेंसेस है तो इसकी एंट्री कहां पे जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है? 3000। उसके बाद क्या दिया हुआ है जरा समझिए। नेक्स्ट बोला हुआ है कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। थोड़ा सा साउंड आ रहा है बाहर से, कोई दिक्कत नहीं, चलो समझेंगे। मेरी आवाज आपको आ रही है, बस भी काफी है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड क्या होता है जरा समझेंगे। कैरेज मतलब होता है गाड़ी भाड़ा, कैरेज मतलब होता है गाड़ी भाड़ा। अब माल लाने का भी गाड़ी भाड़ा हो सकता है, माल ले जाने का भी गाड़ी भाड़ा हो सकता है। अगर माल लाने का गाड़ी भाड़ा है तो ट्रेडिंग वाला देगा, फैक्ट्री वाला देगा, और माल ले जाने का गाड़ी भाड़ा है तो ऑफिस वाला देगा। तो देखो ये जो कैरेज और कैरेज इनवर्ड है, ये जो कैरेज और कैरेज इनवर्ड है एक ही होता है, ये कैरेज और कैरेज इनवर्ड एक ही होता है। इसका मतलब ये इनवर्ड का मतलब क्या है? इनवर्ड का मतलब आ रहा है माल, इनवर्ड का मतलब क्या है? आना। इनवर्ड का मतलब क्या है? आना। इनवर्ड का मतलब क्या है? आना। मतलब माल आ रहा है और माल आ रहा है और माल आने का गाड़ी भाड़ा है तो कौन देगा? ट्रेडिंग वाला। ये दोनों ही, मैंने बोला दोनों ही एक होते हैं, कैरेज और कैरेज इनवर्ड एक ही है। इसका मतलब ये दोनों ही क्या है? माल लाने का गाड़ी भाड़ा, और माल आ रहा है तो कहां पे आएगा? फैक्ट्री में आएगा। माल आएगा तो कहां पे आएगा? फैक्ट्री में आएगा, और फैक्ट्री में आएगा तो उसका खर्चा कौन देगा? फैक्ट्री वाला, ठीक है। ट्रेडिंग में आ जाएगा टू कैरेज इनवर्ड, टू कैरेज और कैरेज इनवर्ड दोनों ही कहां पे आ जाएगा? फैक्ट्री में। कितना है? 1000 इसका, और इसका कितना है? 2500। इसका कितना है? 2500। और कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब माल ले जाने का गाड़ी भाड़ा। आउटवर्ड का क्या मतलब है? माल ले जाने का गाड़ी भाड़ा। अच्छा, माल ले जाएंगे कब? जब प्रोड्यूस हो जाएगा। माल ले जाएंगे कब? जब प्रोड्यूस हो जाएगा, और प्रोड्यूस होने के बाद का खर्चा है तो कौन देगा? ऑफिस वाला। प्रोड्यूस के दौरान का खर्चा है तो ट्रेडिंग वाला, प्रोड्यूस के बाद का खर्चा है तो ऑफिस वाला, प्रोड्यूस के कह रहा हूं प्रोडक्शन के दौरान का खर्चा है तो फैक्ट्री वाला देगा, और प्रोडक्शन के बाद का खर्चा है तो ऑफिस वाला देगा, ठीक है। तो ये जो कैरेज आउटवर्ड है कहां पे आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड कितना? कैरेज आउटवर्ड 3000। कैरेज आउटवर्ड कितना है? 3000, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आया। अच्छा ठीक बता देता हूं, देखो अगर कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड ओवर ऑफिस, आउटवर्ड ना, कैरेज आउटवर्ड,
कैरेज आउटवर्ड दिया है, क्या दिया है? कैरेज आउटवर्ड, ठीक है ना, OUT, कैरेज आउटवर्ड। तो आउटवर्ड मतलब O है, O फॉर ऑफिस, O फॉर ऑफिस, और ऑफिस किससे रिलेटेड है? प्रॉफिट एंड लॉस में। इसका मतलब कैरेज आउटवर्ड कहां पे चले जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। और अगर कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में चले जा रहा है तो बाकी के सारे कैरेज कहां पे चले जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। बाकी के सारे कैरेज कहां पे चले जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको ये सारी एंट्रीज अच्छे से समझ में आई हो, है ना, कि वर्क मैनेजर सैलरी एंड प्रोडक्टिव वेजेस, और प्रोडक्टिव वेजेस में क्या फर्क है, एंट्री कहां पे जाएगी, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन क्या है, उसको कैसे एंट्री मारनी, प्रोविडेंट फंड क्या है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कहां पे जाएगा, वेयर हाउस रेंट, फैक्ट्री वेयर हाउस रेंट में क्या फर्क है, ये भी मैंने समझाया है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एक्सपेंसेस की एंट्री कैसे होगी कैसे नहीं, इन सारे एंट्रीज को हमने अच्छे से कवर किया है। आई होप आपको एक प्रॉपर सारी एंट्री अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू एवरीवन। और एक बार, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, है ना, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ज्यादा मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करूंगा, और नहीं भी करूंगा तो फर्क नहीं पड़ता, मैं तो करूंगा ही, ठीक है ना, आपके बेनिफिट के लिए मैं तो करूंगा ही, आपको प्रोवाइड करूंगा ऐसे नए नए एडजस्टमेंट्स, नए नए एंट्रीज, उनकी एंट्री क्या होगी, कैसे नहीं होगी, ठीक है। लेकिन लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू एवरीवन।